उत्तराखंड में अभी नहीं होगा अंतर्राज्यीय बस सेवा का संचालन, किराया कुछ घटाने पर सहमति। पहाड़ों में बारिश से अभी राहत नहीं, कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त बंगापानी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, सहमे हैं स्थानीय लोग। सीएम त्रिवेंद्र ने कोरोना वॉरियर डॉक्टरों और संक्रमित मरीजों के साथ बात वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नमस्कार, बात उत्तराखंड की में आप सभी का स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं 7 से 8 बात उत्तराखंड के लिए। ये खास कार्यक्रम इसलिए खास होता है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड भौगोलिक स्थिति से और पलायन की समस्या से लड़ रहा था, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज की चर्चा का विषय है उत्तराखंड और आत्मनिर्भरता। उत्तराखंड के सामने हमेशा से चुनौती रही है और वो चुनौतियों से लड़ता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। आज का विषय आत्मनिर्भरता इसलिए बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि कोरोना काल के बाद उत्तराखंड ने एक नया दृश्य देखा है। वो था रिवर्स माइग्रेशन का, जिससे कि पलायन करके रिवर्स माइग्रेशन में लोग वापस अपने घरों में आए और सरकार की जिम्मेदारी बन गई कि उनको रोजगार और आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। इस विषय में सरकार बहुत से कदम उठा रही है। वो कदम क्या है, किस तरीके से उत्तराखंड का हर नौजवान, हर युवा आत्मनिर्भर बन सकता है, किस तरीके से उत्तराखंड का विकास हो सकता है, किस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, जो निदेशक हैं NDRI के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर कीर्ति कुमारी, हेलो, साइंटिस्ट हैं फूड टेक से, कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी गढ़वाल। डॉक्टर कीर्ति, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं कुलदीप बिष्ट जी और प्रमोद दयाल जी, जो फाउंडर है JMT फार्म के। और हमारे साथ थोड़ी देरों में जुड़ने वाली हैं मीनाक्षी खाती जी, जो फाउंडर हैं द एपल फाउंडेशन की। तो सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत है और मीनाक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम और आज की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, कि अब एक नया एस्पेक्ट, नया दृष्टि, नई दिशा उत्तराखंड के सामने आ रही है और उसमें चुनौती रोजगार और आत्मनिर्भरता दोनों है कि किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बन सके। आप इस सारी चीजों को किस तरीके से देखते हैं और NDRI किस तरीके से उस पर काम कर रही है? धन्यवाद। पहले तो मैं आप को कि मुझे आपने जो कार्यक्रम में बुलाया, जहां तक उत्तराखंड का जो सवाल है, आप भी देखते हैं कि पिछले 4-5 महीने से जो पूरे विश्व भर में जो दिक्कत आई है कोरोना वायरस की, उस पर, और फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ है और उत्तराखंड में भी लॉकडाउन हुआ है और उसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन से हमारे जितने भी युवा हैं, पीढ़ी हैं, जो हमारे बाहर उत्तराखंड से बाहर काम कर रहे थे, वो वापस उत्तराखंड में लौटे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उनके पास ये आती है कि वो क्या रोजगार वहां पर करें, क्योंकि जहां तक भौगोलिक उत्तराखंड का सवाल है, आप देखें कि हमारे मुख्यतः कार्य गांव में भूमि जो हमारी जो कृषि है उस पर ही आधारित है। तो जब अगर हम कृषि आधारित की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी वहाँ पर हैं बातें हैं और जितनी भी वहाँ पर समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना रोजगार हमने लेना है। तो जितने भी युवा पीढ़ी हमारे पास जो वापस लौटे हैं, अपने गांव में हैं, घरों में लौटे हैं और वहाँ पर वो कृषि जो जमीन उनके पास है, वो कुछ जमीनें हैं कि जो बंजर पड़ी थी, उनको वो इस्तेमाल में लाएंगे। और सबसे बड़ी उनके लिए एक रोजगार की वहाँ पर तुरंत, जैसे बोलते हैं, कम पूंजी में एक रोजगार उनके लिए पशुपालन का जुड़ता है। अगर वो पशुपालन वहाँ पर शुरू करेंगे और कुछ जैसे उनके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो भी है, उसमें अगर वो पशुपालन में जो गाय 2-3 गाय रखें या 2-3 भैंस रखें, वहाँ से शुरू करेंगे, तो उनसे उनको क्या होगा कि वो हर दिन उनको आमदनी मिलेगी दूध से और दूध के उत्पाद को बेचकर।
तो अभी यहाँ पर हम ये मानकर चलें कि अगर हम तुरंत ये काम अगर शुरू करते हैं ताकि उनको ज़्यादा देर तक इंतज़ार न करना पड़े, और उसके साथ-साथ हम उनसे हम ये भी जो बोलें कि आप उसके अलावा बकरी पालन भी है। और जब मैं इन दोनों की बात करता हूँ, पशुपालन, बकरी पालन जिसमें है गाय-भैंस का पालन है, तो मेरा एक ये मानना है कि आज की दुनिया में जब हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो हमें वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाकर पशुपालन और बकरी पालन करना होगा। अगर हम ये करते हैं तो ये आँका गया है कि इस समय अगर हम ये सब ढंग से ध्यान में इसको करें, तो उससे हमारी हर दिन आमदनी शुरू हो जाएगी, ताकि हमें हमारे बीच में विश्वास आएगा कि हम कुछ कर सकते हैं और अपनी आमदनी के ज़रिए इस मतलब पशुपालन के ज़रिए हम अपना रोज़गार को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर वो आगे उसको बड़ी मात्रा में उसको बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शुरू-शुरू में हम इस पर अगर ध्यान दें और जितने भी हमारे जो यूथ हैं उनको रोज़गार मिलेगा और फिर उससे रोज़गार से वो आगे अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर पाएँगे। डॉक्टर कृति, आप साइंटिस्ट हैं और कृषि क्षेत्र में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, सफल एक्सपेरिमेंट किए हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। थैंक यू। और एक बहुत सारी चीज थी उत्तराखंड में किसानों के लिए। हमारा जो पथरीली खेती है, सीढ़ीदार खेती है, पहाड़ी क्षेत्र की होती है, और हमें कम जगह पर अधिक उपज चाहिए होती है। अब अधिक उपज चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी प्रोडक्ट चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अगर किसान बनना चाहूं तो क्या मैं अपने छोटे खेत में क्या उगाऊं, कैसे करूं, क्या होगा, इस पर बहुत सारी दिक्कतें रहती है लोगों के मन में। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे जो जैसे मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, टिहरी गढ़वाल में मैं पोस्टेड हूँ, तो कुछ हमारी जो तकनीकी जानकारी है वो किसानों तक पहुँच भी नहीं पाती हैं। जैसे वो बीज भी जो बोते हैं वो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं होती, उन्नत प्रजाति नहीं होती है। तो अगर हम उस सिर्फ सीड को अगर हम रिप्लेस कर दें, लाइक हमारा अगर हम उन्नत प्रजाति का बीज बोएँ, तो उससे हमारा प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और जैसे पथरीली खेती है यहाँ पे, जैसे अगर हम उत्तराखंड को हिमाचल से कंपेयर करते हैं, तो ज्योग्राफी हम लोगों की ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि हिमाचल भी हमारा हिली एरिया ही है। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है हम की ये जो फ्रूट प्लांटेशन है, इसमें भी हम लोग काफ़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रूटिंग आने में इसमें टाइम लग जाता है। और उसके अलावा ये जो हमारा उत्तराखंड है, जो हर्बल स्टेट है, और जो हर्ब्स के कल्टीवेशन में काफ़ी अभी आगे बढ़ रहा है। जैसे इसमें रोजमेरी हो गया, लेवेंडर हो गया, एलोवेरा की भी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी सारी जो हर्बल कंपनीज है, लाइक फ्लेक्स फूड्स, इनसे भी टाइप हम लोगों ने करवाया है फार्मर से। तो वो लोग अगर इसको मतलब थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा अगर माइंड लगा के हम लोग इंटेलिजेंटली अगर हम इसको देखें, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे पहाड़ों में काफ़ी सारे टेम्परेट फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे हमारा एप्रिकॉट हो गया, प्लम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, 80-90% एज सच वेस्ट जाता है। और उसके अलावा अगर हम इनका वैल्यू एडिशन पे भी जाते हैं, अगर हम इनकी वैल्यू एडिशन पे जाएँ, तो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक अलग ही मार्केट डिमांड है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एक देखते हो, क्योंकि उत्तराखंड में यहाँ पे केमिकल और पेस्टिसाइड्स हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, फार्मर्स नहीं यूज करते हैं। तो अगर हम उनका ही अगर वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी है। और सबसे बड़ा एडवांटेज हम यहाँ उत्तराखंड से जो ले सकते हैं वो कि दिस इज अ देवभूमि। तो यहाँ पे जो हमारी 4 धाम यात्रा चलती है, तो अब हम इसको भी उस टूरिज्म से भी अपने एग्रीकल्चर को जोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे यात्रा सीजन में जाते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे माल्टा अच्छा होता है, जिसको कि और स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। उसके अलावा हिल लेमन हो गया, जिसको गलगल बोलते हैं। तो इनके भी हम लोग RTS, स्क्वैश सिरप, इस तरह की टेक्नोलॉजीज हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके इसको काफी यात्रा सीजन में हम लोग निकाल भी देते हैं। काफी सारे हम लोगों ने फार्म लेवल पे हमारी जो SHGs हैं या फिर वुमेन कोऑपरेटिव्स हैं वो भी कर रही हैं। अभी हमारे ऑनरेबल CM ने अभी ग्रोथ सेंटर के लिए काफी करोड़ का फंड रिलीज किया है। तो उसमें जैसे अभी हमने टिहरी में
जैसे हम बात करते हैं तो अभी हमने 4 ग्रोथ सेंटर लगवाए हैं। ग्रोथ सेंटर मीन्स टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग मॉडल, जिसमें हमने क्लीनर हो गया, ग्रेडर हो गया, सॉर्टर हो गया। तो पहाड़ की जो दालें होती हैं, जैसे राजमा काफ़ी फेमस है यहाँ, हरसिल का राजमा भी काफ़ी फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे जो बाकी जो दाल होती है, मसूर हो गई, और इसके अलावा जो मिलेट्स हो गई, क्योंकि मिलेट्स भी जो न्यूट्री सीरियल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है गवर्नमेंट में, तो इससे काफ़ी बड़ी डिमांड आती है हम लोगों के यहाँ से। और हम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ सेंटर्स में लगवा के हम लोग इनको प्रोसेस करवा रहे हैं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं वो भी कभी कभी हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बहुत मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट और जो एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो फार्मर्स हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग काम करते हैं, फार्मर्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है उसके अंदर, तो भी कहीं ना कहीं चीजें लैकिंग हो जाती हैं। तो हम सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स प्लस जो इंस्टीट्यूशन से जो टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं उनको हम एक साथ करके, जैसे सर ने भी बताया भी, हमें हम जो ट्रेडिशनल जो तरीके से जो खेती कर रहे हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से ही कर देते हैं तो उसमें भी हमको काफी मुनाफा हो जाता है। और जैसे कोविड-19 के टाइम पे जो यूथ्स आए हैं तो काफी सारे लोग जैसे पहाड़ों में तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी अच्छा हो जाता है, मतलब ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का भी अच्छा है। जैसे कई यहाँ पे हमारे किसान हैं जो सिर्फ मटर के उस उत्पादन से ही 10 से 15 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं। तो इस तरह की हमको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इसमें एग्रीकल्चर, क्योंकि लेबर इसमें लगती है, तो हमको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें पॉसिबिलिटीज काफी हैं। अब जैसे आप देख लो, ये आपका जो वाइल्ड एप्रिकॉट है, चुरू है, इसका भी तेल काफी अच्छा, क्योंकि इसमें ये जॉइंट पेन्स वगैरह में काफी रिलीफ देता है, तो इसका भी ऑयल काफी अच्छा मार्केट में जाता है। अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, अगर हम ब्लॉक वाइज इनको करके कैटेगराइज करके अगर हम ब्लॉक लेवल पे भी यूनिट्स लगवा देते हैं, तो फिर उससे भी हमारी जैसे प्रोसेसिंग मॉडल से काफी हमारे वैल्यू एडेड, क्योंकि विदाउट वैल्यू एडिशन हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जब तक उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं पहुंचेंगे वो इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि आप सच इन सारे क्रॉप्स को नहीं कंज्यूम कर पाते हो। और सेम अगर हम ऐसी दूसरी क्रॉप्स को देखें, जैसे मिलेट्स हो गए, रागी हो गया, रागी तो मतलब एंशियंट ग्रेन और मिरेकल ग्रेन की कैटेगरी में आता है। काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी एमएनसीज हैं उनसे बेबी फूड बना रही हैं, मदर फूड हो गया, और इस तरह के फूड्स इसमें काफी बनने लगे हैं। मल्टीग्रेन दलिया हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया। तो इस सारी टेक्नोलॉजीज को भी हम इन्हीं मतलब यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। अभी कुछ हमने प्लानिंग भी की है, और उसके अलावा जो हल्दी और अदरक भी है जो काफी अच्छी क्वालिटी में यहाँ होती है, और अदरक का जैसे सॉल्ट हो गया, जैसे ड्राइड जिंजर हो गई, वो भी काफी अच्छा मार्केट रेट जाता है, और अगर इसको पाउडर कन्वर्ट करके अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में निकल जाता है। तो यहाँ से हमने काफी उनको मार्केट लिंकेजेस करवाए हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में, जो यहाँ से लोग दिल्ली में माइग्रेट कर गए हैं, तो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग द पीपल, वो भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं मार्केटिंग लिंकेजेस में। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे हाँ, हम लोगों ने बेकरी लगवाई है, जो कुकीज आती हैं, रागी की कुकीज हो गई, और कुछ हमने टाई अप यहाँ पे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की भी हम बात करते हैं, तो ज्यादातर यहाँ पे है जो लेडीज ही है, वुमेन ओरिएंटेड एग्रीकल्चर ही है। अभी कुछ यूथ्स आए हैं, तो यूथ से मेरा एक, जैसे अभी 2 एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है, मीनाक्षी जी हैं और कुलदीप जी हैं हमारे सामने। तो इन तरह की इन यूथ्स को भी हमको थोड़ा और हमको मोटिवेशन देना पड़ेगा, हम इन यूथ्स को, क्योंकि दे विल चेंज द सिनेरियो। क्योंकि अभी जो सिनेरियो कोविड की वजह से, एक हमने पॉजिटिव चीज पहाड़ में ये देखी है कि रिवर्स माइग्रेशन हो गया है। जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं कर पाई थी, हम लोग वो बहुत वापस बुलाने की, रिवर्स माइग्रेशन की बात करते रहते थे, काफी सालों से चल रहा था, वो एक छोटे से वायरस ने उसको रिवर्स माइग्रेट कर दिया। तो अब हमको हमें ये चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो हायर इनकम वाले हैं वो तो प्रोबेबली, मतलब उनके चांसेस हैं कि दे विल गो बैक, वो वापस चले जाएंगे। लेकिन जिनकी थोड़ी लो इनकम है, जिन यूथ्स की या फिर जो भी आए हैं, जो 10, 12, 15 हजार तक जो कहीं और कमाते थे, तो उन लोगों को हम यहाँ पहाड़ में रोक कर रख सकते हैं। कुछ इसी तरह की अगर हम उनको मोटिवेशन करें, कुछ उनको हम सक्सेसफुल एग्जांपल्स दें, जैसे मशरूम में भी काफी पॉसिबिलिटीज है, और मशरूम में आगे डायबिटीज के लिए भी उनके मतलब फोर्टिफाइड फूड्स बन रहे हैं बाय यूजिंग मशरूम। तो इस तरह हाँ, इस पे अभी बहुत सारे सवाल हैं कीर्ति जी, आपको इससे लेकर, और अभी और चर्चा रहेगी। हमारे जो मशरूम की जो आपने बात की, और उस पर बहुत इम्पोर्टेंट काम, एक भूमिका निभा रहे हैं, ट्रेनिंग करके, उसको प्रोडक्ट करके,
और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ कुलदीप जी हैं और प्रमोद जुयाल जी हैं जीएमडी फार्मिंग से। तो मेरा सवाल इनसे है प्रमोद जी कि आप किस तरीके से इस फार्मिंग को करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। मैं इसके भविष्य की भी बात करता हूँ, क्योंकि बहुत समय से आज से करीबन 1.5 साल 2 साल पहले मशरूम ने एक स्टेप लिया है उत्तराखंड के अंदर और उसमें काम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है और आज की स्थिति क्या है? देखिए सर, जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था तो हम लोग भी दोनों हमने स्टार्ट किया था साथ में, और हमने भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी थी। हमको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती थी और हमें मनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि हम लोग उस टाइम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, तो इतना हम लोग सेविंग नहीं कर पाते थे। तो वो सब हमने भी मैनेज किया है। और जहाँ तक का हमने अभी तक का सफ़र तय किया, तो हमने काफ़ी स्ट्रगल करके हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ के चले हैं। अभी हमारी फर्म 50 प्लस से हम लोग ट्रेनिंग यहाँ से दे चुके हैं, और उसमें से 80% हमारा रिजल्ट ऐसा रहा कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं मशरूम को लेके, उन्होंने बंद नहीं किया है। कई लोग इसमें काम करते हैं, मेहनत उनको ज़्यादा लगती है या उनको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो लोग नेगेटिव सोच लेते हैं। तो उस थिंग को लेके 80% रिजल्ट मेरा अभी तक सही रहा है, और वो उन लोगों को मैं आगे के लिए भी कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। तो जो अभी मेनली जो फोकस है, अभी हम लोग जो मशरूम में कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम लोगों का कम है, क्योंकि हम लोग अगर प्रोडक्शन में चले गए तो बाकी चीजें हमारी रह जाएंगी। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे सारे हेल्थ कॉन्शियस रह रहे हैं। जैसे अभी मैम ने बात करी थी कि मशरूम के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, या एग्रीकल्चर से जब तक हमारे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएंगे तब तक हमारा एक अर्निंग का रास्ता नहीं हमारे पास खुलेगा। तो इसीलिए हमने ये शुरुआत करी थी कि हम लोग इसके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो मशरूम मेड रहेंगे सारे। इसमें फायदा ये होगा कि जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तो उनको मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो उन लोगों को डायरेक्टली अपने प्रोडक्शन में वो अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहा अभी तक, मशरूम से लोगों को जोड़ना है, और जो उनका उत्पादन होता है वो लोकल मार्केट में तो चलेगा, लेकिन जितना हम उनका रह जाता है, क्योंकि आपको भी पता है मशरूम एक दिन में खराब होने वाला सब्जी है। अगर उसको सेम डे अगर मार्केट नहीं करेंगे हम लोग तो अगले दिन वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट अपना फर्म में लाया है, और औरों तक भी हम पहुंचा रहे हैं कि आप लोग जितना भी उत्पादन करते हो उसमें से हमको आप परचेजिंग अपना दे दो। उसके अलावा जो हम अपने प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम ऑल ओवर इंडिया ब्रांड लेवल पे लॉन्च करेंगे। अभी हमारा कोविड से पहले फरवरी में हमारे एक फर्म के साथ हमारा टाई अप ऑलरेडी हो चुका है, जो नागपुर बेस्ड है, और हम लोग इसकी शुरुआत साउथ से कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में क्या कि उत्तराखंड का अभी कुछ इतना नाम नहीं चलता है। अभी हम लोग नॉर्थ साइड पे बैठे हैं तो चलो ठीक है, कोई प्रोडक्ट हमने निकाला है तो दिल्ली तक वो चले गया है, लेकिन अगर साउथ में एकदम से जाएगा तो वहां के लोगों को काफी वो एनर्जी टाइप का लगेगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी एक चीज होगी कि हमें समय पर बिल्कुल सर, वो सारा उस चीज में हमने सारी प्लानिंग अपनी कर रखी है। सारी पैकिंग हमारी जो रहेगी, जैसे मैं टिहरी से हूँ तो अभी हम लोग वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। टिहरी में हमारी ऑलरेडी लैंड वगैरह सारी फाइनल हो चुकी हैं, सारे प्रोडक्ट की हमारी रेसिपीज बन गई हैं। अभी डिजाइनिंग आजकल हमारा चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पूरा सेटअप अपना प्रोसेसिंग यूनिट है वहीं पे लगवा रहे हैं। और अभी एमएसएमई से मेरा फंडिंग क्लियर हो जाएगा, तो इस यूनिट में लगभग जो अपने गांव के लोग हैं 10 लोगों को मैं वहां जोड़ के चलूंगा। जो लोग रिवर्स माइग्रेशन आए हैं या जो बाहर के युवा है जो होटल में ऑलरेडी काम करते हैं, बन के घर में बैठे हैं, प्लस जो घर में जो गांव में जो अपने फंड से हम लोग एक यूनिट मैं उनको दे रहा हूँ, और हर फैमिली से मैं एक मेंबर को उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो लोग हमारा प्रोडक्शन वहां से हमारा आता रहे और हमें वो पहुंचाते रहे प्रोडक्ट तक। राइट। तो ये विजन मैं लेके चल रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया कुलदीप जी, आपने जिस तरीके से बात की। मैं मीनाक्षी खाती जी, आप एक विशेष काम कर रही हैं, एक आर्ट के लिए काम कर रही है, एपन के लिए आप काम करती हैं, तो आप क्या देखती हैं, किस तरीके से आप उसको आप कई लोगों के आइडियल भी हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, हम काम कर सकते हैं, इस पर क्या अनुभव रहा है आपका और क्या भविष्य देखती हैं? हम रोजगार की यहाँ पे बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे आर्ट फील्ड से हूँ, तो हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं,
हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड के फोक आर्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम इसमें जो एपन आर्ट यहाँ घरों की दहलीज पे बनाया जाता था, जिस तरीके से हम उसमें की कला को हम किस तरीके से उसको औरतों को जो औरतें घर में रहते हुए भी उस चीज को बनाए और उस तरीके से हम उनको कुछ बनाना सिखाते कि किस तरीके से वो उसको एक प्रोडक्ट के रूप में उसको बनाए और खुद मतलब जैसा हम लोग कहीं पे वर्कशॉप कराते हैं या एग्जीबिशन लगती है तो वो लोग वहां पे जाके उस चीज के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमने इस चीज को बनाया है। तो वो लोग उस फील्ड में सीख रहे हैं और काफी चीजें जैसे अलग अलग आर्ट की बात करें या फिर और भी जिन रोजगार की बात करें तो और भी काफी चीजें हैं कि जैसे इसके साथ साथ हमारा उत्तराखंड क्राफ्ट के लिए भी काफी फेमस है कि अभी जो हमारा काफी यूथ बाहर से हमारे उत्तराखंड में आया हुआ है, तो जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है तो वहां पे जाकर के वो हमारे छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ बड़ी चीज स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पहाड़ों में जाकर के छोटे छोटे स्टार्टअप के तहत एक शुरुआत कर सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसपे मेहनत करे कि हम कोई भी चीज को स्टार्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी टाइम में वो चीज ग्रो कर जाए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसे टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम यहाँ पे पशुपालन या फिर पोल्ट्री फार्म इस किसी भी चीज की बात करें या फिर आर्ट की बात करें तो सबसे मेन चीज है कि हम किस तरीके से उसमें लोगों को जोड़ पाते हैं कि जैसे मैं अपने एपन की बात करूँ तो हम उसमें लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं और क्या इसके ट्रेडिशनल तरीके के डिजाइन होते हैं। और इसी तरीके से हम क्राफ्ट में बात करें तो हमारे उत्तराखंड में जैसे रिंगाल को लेकर के या फिर और भी काफी चीजें हैं जिस तरीके से हम छोटी छोटी स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि हम उसमें अपना टाइम दें, क्योंकि हम कोई भी अगर चीज शुरू कर रहे हैं तो उसमें टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके पशुपालन का ही करते हैं तो हमारे गांव में जो महिलाएं हैं काफी मतलब उस चीज के पीछे लगी हुई है कि सुबह वो लोग, उन लोगों का रूटीन है वो कि सुबह 6 बजे उठ के वो लोग जिस तरीके से गाय के लिए घास लेने जा रहे हैं। तो हमारा जो यूथ है आजकल उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बाहर रहने का हो गया है कि अगर वो लोग यहाँ पे आकर के उस तरीके से पशुपालन करते भी हैं तो क्या वो मतलब उस तरीके से मॉर्निंग में उठ के घास लाएं या फिर मतलब अपने पूरे रूटीन को उस तरीके से बनाए, तभी उसमें मतलब पूरी तरीके से उसमें हमें करना होगा कि जिससे जिस चीज को लेकर के हम करना चाह रहे तो तभी वो कुछ टाइम में वो चीज हो पाएगी। हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी हम इस पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत है। डॉक्टर चौहान, एक बहुत आप हमेशा इस बात को कहते आए कि पशुधन का परिवार पालन के लिए उत्तराखंड हमेशा काम करता रहा है, हमेशा पशुधन को चलता रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप बिजनेस की तरह से ले सकते हैं। उसमें सरकार हुआ, NDRI हुई, उसे मदद कर रही है, लेकिन कई ये सोचते हैं कि मैं किस पशुधन पर या किस पर काम करना शुरू करूं, कैसे करूं, मुझे किसका पालन करना चाहिए। आपने बोला कि अब एक से बात नहीं बनेगी, आप 5 गाय रख के नहीं करोगे, अगर 10 रखते हो तो आप एक अच्छा मार्जिन, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा मार्जिन। आप तो इस पर कई सवाल आते रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए, क्या मार्गदर्शन रहेगा, क्या सुझाव रहेंगे आपके सर? देखिए डिमरी जी, ऐसा है कि अब हमारी सोच जो है डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कहें कि हम केवल, अगर हम ये कहते हैं कि हमने 10 गाय और 10 भैंस इस ढंग से पाल लिया, उसी से हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे और हम उसके अलावा इतना प्रोड्यूस उत्पन्न करेंगे कि उसको मार्केट भी कर पाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे इसमें 2 यंग युवा हैं जिसमें मशरूम में काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो दूसरे हैं जो जिस पर जैसे एग्रीकल्चर पर, जैसे अभी फ्रूट्स पर बात की है या जो हमारे फूड पर बात की है, ये जरूर है कि जो अगर पशुपालन भी अगर हम लोगों ने करना है तो ये मान के चलें कि हमारा इतना होना चाहिए कि हमारे घर की भी खपत हो और इतना प्रोड्यूस हो कि ताकि हम उसको अगर मार्केट तक ले जाएं तो हमारा सारा खर्चा भी निकल आए और फायदा भी हमें मिले। तो इसका मतलब ये है कि हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और दूसरा हमने उसको प्रोसेसिंग में डालना है उसको। जैसे वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं, केवल दूध बेचकर हमारी आमदनी नहीं होगी, हमारा फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ हमें इस ढंग से बनाना है। जैसे आपने सीधा सा एक एग्जांपल आप देखते हैं कि जैसे शहरों में भी आप ऋषिकेश चले जाएं, आप पौड़ी चले जाएं, तो अगर दूध की दही मिलती है तो दही तो आपको मिल रही है 80 रुपए किलो, और दूध आपको मिल रहा है 45 रुपए किलो।
अब केवल क्या हुआ कि दही जमाई आपने, थोड़ा सा दूध को हल्का गाढ़ा किया, दही जमाई, तो उसको 80 रुपए किलो हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब दही दही में ही आपकी डबल इनकम हो गई थी, प्रोसेस कर दिया आपने। इसी ढंग से पनीर है, अगर आप पनीर को बनाकर बेचते हैं तो उसमें आपको कम से कम दुगनी आपको उसकी कॉस्ट मिल जाती है। तो ये अगर हम करें, और उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या करना है कि युवा साथी आपस में जुड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अगर 10 गाय मेरे पास मैंने कर दी और उससे सपोज करो 100 किलो दूध आ रहा है, तो 100 किलो दूध को लेकर मैं जा रहा हूँ बेचने के लिए, ये ना हो। 5-6 लोग जुड़े और जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम आपस में जुड़कर एक समूह बनाए, और समूह बनाए, बोलेंगे मेरे यहाँ से 30 लीटर दूध आएगा, आपके यहाँ से 50 आएगा, इसके यहाँ से 10 आएगा, इसके यहाँ से, और उस हिसाब से इकट्ठा करके हम उसको अगर हम टाउन तक पहुंचाते हैं, जैसे पौड़ी वाले जैसे आसपास के गांव हैं पौड़ी तक पहुंचाए, जो ऋषिकेश के आसपास है, देहरादून के आसपास है, हल्द्वानी के आसपास है, सब अगर, और वहां जाके मार्केटिंग करें हम। सबसे बड़ी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि धीरे धीरे आपने क्या करना है, ब्रांडिंग करनी है आपने। ब्रांडिंग इसलिए होता है कि आपने एक कहीं ना कहीं कस्टमर को या दुकानदार जहां आप बेच रहे हैं अपना सामान, उसको ये गारंटी देनी है कि जो हम माल आपके पास ला रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है। और खासतौर से दूध में आप लोगों ने जाना है कि दूध में है या घी में है जो है, तो अगर आप एक ब्रांडिंग करें कि साहब ये हमारा ग्रुप है और हमारे ग्रुप से जो आपके पास गारंटी से सामान आएगा, ये माल आएगा, अगर इसकी अगर जहां भी आप जांच कराएं कहीं गलती पाई होगी तो हम ये पूरा माल आपसे वापस ले लेंगे। अगर ये गारंटी मिल जाती है और अगर इस ढंग से आप सप्लाई चेन बना देंगे मार्केट तक पहुंचाने का, तो इसके हम आपको जो रोजगार जब आपको एकदम पैसा मिलेगा, ये एक टाइप का कैश है, क्योंकि दूध का बेचना, पनीर का बेचना, दही को उसको जो बनाकर बेचना, और उसके अलावा जो और चीजें हैं दूध से कोई भी धीरे धीरे करके मिठाई भी बना सकते हैं, इस टाइप का है। तो ये ग्रुप बनेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप बन के ब्रांडिंग होकर मार्केट तक पहुंचेंगे, तो आपको जरूर उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये, और इसके अलावा जैसे मैं कहता हूँ डाइवर्सिफाइड हो, ये ना हो कि केवल हम गाय भैंस पर ही फोकस रख लें। अगर अभी देखा कि आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करते हैं, आजकल हम बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और इसमें बार बार जो है हमारे जो सीएम साहब भी कहते हैं कि हमारे पास एक वो है बर्ड है जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कड़कनाथ। अब कड़कनाथ जो है इस टाइप का, जो आपने गांव में देखा होगा काली और ब्राउन टाइप की जो मुर्गी होती है उसको कहा जाता है कड़कनाथ। उसका अंडा भी है दुगना बेचता है, अगर सफेद अंडा है तो लाल अंडा या वो जो ब्राउन वाला जो अंडा है उसकी कीमत आपकी 20 रुपए हो जाती है, अगर वो 10 रुपए का है तो ये दूसरा वाला जो सफेद वाला है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस टाइप के पोल्ट्री भी आप साथ में रखें, बैकयार्ड पोल्ट्री भी बोलते हैं हम उसको, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जैसे आपने 40-50 आपने ये भी रख दी, पोल्ट्री रख दी, उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि बर्ड भी रख दिया आपने, ये जो है मुर्गी भी रख, ये जो बकरी भी रख दी। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये देखा गया है कि जैसे 5-6 गाय हैं, पोल्ट्री थोड़ा सा है, वो भी उसको जो दाना वाना इधर उधर है मैं गिरा हुआ वो पोल्ट्री खा लेगी। कुछ उसके गायों के ऊपर चिचड़े उचड़े होते हैं तो वो भी क्या है कि ये बर्ड खा लेते हैं। उसके अलावा कुछ बचा कुचा है तो बकरी भी है साथ में। तो अगर इस ढंग से आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं, और जैसे इसमें क्योंकि अगर आपके पास गोबर आएगा, गोबर को भी प्रोड्यूस में करेंगे आप, क्योंकि गोबर को अगर हम इकट्ठा करके उसकी खाद बनाते हैं तो ऑर्गेनिक आपको खाद मिलेगा। उसमें आसपास आप साग सब्जी बो सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कि जैसे मशरूम की उन्होंने बात की है, मशरूम को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज अगर इकट्ठा करके ये ग्रुप बनाना होगा जरूर, जहां जहां भी हमारे भाई लोग हैं, जहां जहां हमारे यूथ है, वो 10-12 मिलके आपस में ग्रुप बनाएंगे और अपना प्रोड्यूस को इकट्ठा करके फिर वो मार्केट तक ले जाएंगे। और फिर उनके पास जो है वहां से जो ही उनका एक सिस्टम बनेगा तो उनको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें तो बड़ा फायदा होने वाला है। और धीरे धीरे करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं नहीं मानता कि कोई दिक्कत होने वाली है वहां पर।
क्योंकि मैं तो खुद अभी भी गांव से जुड़ा हूं और मैं देखता हूं कि कई चीजें हैं जहां पर वो है कि, और दूसरा ये है कि नस्ल हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो हम गांव में गाय की बात करते हैं, ये ना रखेंगे हम लोकल देसी गाय हमने रख दी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास अच्छी नस्ल वाली गाय रखें, कम से कम 10 से 12 लीटर जिसका दूध हो। और आप ये मान के चलें कि अगर 10 लीटर दूध है तो उस पर आप, अगर आपको जो है 500 रुपए का खर्चा, 500 रुपए का उसको हर दिन आपको फायदा हो रहा है, तो 150 रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा उस पर, ये भी ध्यान रखें। तो 150 रुपए में उसको समय पर जो है मिनरल मिक्सचर देना है, उसका वैक्सीनेशन कराना है, उसमें जो बछड़ियां होंगी, जो भी उसमें जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे, उनका समय पर ध्यान रखना ताकि वो आगे के लिए भी एकदम तैयार हो। तो ये सब चीज मिलाकर आप देखेंगे तो पूरा ओवरऑल आप जो देखेंगे, तो अगर एक 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 रुपया आप करते हैं खर्च, तो 3 रुपए की आमदनी आपको साल भर में होती है। तो इसका मतलब तिगुना आपका पैसा हो जाता है अगर आप इसको इस ढंग से अपनाते हैं। पूरी बात यह है कि हमारा जो वहां पर यूथ है बड़ा होशियार है, बड़ा हार्ड वर्कर है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा उनको वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने होंगे। बिना वैज्ञानिक पूरा जो हमारे जो होता है ना ट्रेडिशनल हिसाब किताब है, उससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि हमने ही देखा है कि इवन बकरी पालन में आपने देखा है कि बकरी पालन में हमारा क्या होता है कि बकरी पालक अपना बकरी सुबह ले गया और जंगल में चराया, फिर वापस लाकर बांध देता है। हमारी खोज ये कहती है कि अगर आप थोड़ा सा उसको वापस आने पर उसको कोई दाना मक्का है या गेहूं है या जौ है, एक मुट्ठी हर बकरी को देंगे तो 40% उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। हरे चारे के साथ साथ आपने थोड़ा सा सूखा चारा भी उसको देना है, क्योंकि ये हमने जो देखा, क्योंकि जो उसका रुमिनेंट है, जब तक ये तीनों चीजें ना हो, दाना ना हो, चारा ना हो और सूखा चारा ना हो, तो उसका पेट ठीक ढंग से काम नहीं करता और उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती। ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे कि अगर बकरी जो है, अगर हर हर दिन कम से कम 40 से 50 ग्राम नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब उसका ग्रोथ रुकी हुई है। मैं क्योंकि हम मीट पर हमारा होना चाहिए फोकस, जैसे बकरी के मामले में है, दूध पर, भैंस के मामले में। अगर इसके अलावा आप क्या करते हैं, जैसे घी का है, अगर घी में आप ब्रांडिंग करेंगे साहब, ये जो घी हमारा है ये देसी गाय का घी है। हम बोलते हैं कि ये उस गाय का घी है कि जिससे हमारा A2 मिल्क है। जैसे A2 मिल्क की आपने, हम लोग आप जो आपस में बात करते हैं कि साहब आजकल A2 मिल्क की कॉस्ट ज्यादा है, यह हमारा ऑर्गेनिक मिल्क है। एक और है डिमली जी, मैं आपको ये जो है बताना चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट हम लोग ऑर्गेनिक है। वहां पर जो भी चीजें पैदा हो रही हैं सारी ऑर्गेनिक है। जो भी जानवर उसको खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक जानवर हुए, और ऑर्गेनिक जानवर से जो भी उत्पाद आप ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, वो ऑर्गेनिक माना जाएगा। इसका मतलब ऑर्गेनिक भी एक हमारा वो है कि जिसको हम बोलते हैं कि साहब ये प्योर ऑर्गेनिक है, ये हमारा माल है, इसको आप मार्केट तक पहुंचाइए, इसको देखिए। और जैसे जैसे करके आपका मार्केट लिंक बन जाएगा और चेन बन जाएगी, आपको फिर उसके बाद जो है आपकी एक ब्रांडिंग हो जाएगी, तो एक वो हो जाएगा भाई ये उस धीरे धीरे आपने देखोगे ब्रांडिंग से ही आगे नाम होता है, और एक छोटा ग्रुप फिर जो है बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, फिर FPO टाइप का बन जाता है, और फिर उससे जो है आपको फायदा ही फायदा होने वाला होता है। जो आपने दो बातों में बहुत अहम जोर दिया, और इस बात को मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कारोबार हो सकता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। सेकंड इज समूह बनाकर। अगर मेरे पास 5 गाय है, मैं 50 का उत्पादन चाहिए, लेकिन 10 लोग मिलकर 5-5 करके ऐसे हम जुड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है और इस पर सब लोग काम कर सकते हैं। कृति मैम, आपसे एक अहम सवाल है कि सबके बीच में एक संख्या बनी रहती है, क्योंकि उत्तराखंड के जो बात करें हम कि वातावरण की और टेम्परेचर की, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वातावरण रहता है, उत्पाद भी अलग अलग तरीके से होता है। तो किस तरीके से उत्पाद करने के लिए, क्योंकि मैं क्या उगाऊं, किस तरीके से उगाऊं, क्या उगाना चाहिए, क्योंकि जगह और उत्पाद, इन्वेस्टमेंट दोनों अभी मुझे ही करनी है। मतलब एक ग्रामीण कोई करनी है, एक उत्तराखंडी कोई करनी है, मुझे उस जगह पे उगाना है। तो बड़ी असमंजस बनी रहती है लोगों के बीच में कि मैं इसको किस तरीके से करूं। इस पर आपका क्या सुझाव है, क्या आप कहना चाहेंगे?
देखिए, जितने भी हमारी ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस होती हैं, ये हमारे एल्टीट्यूड के बेस पे ही होती हैं। जैसे हमारा सेब जो होता है वो हमारा हाई हाई एल्टीट्यूड पे होता है, और उसके अलावा जो हमारा टेम्परेट फ्रूट्स है वो टेम्परेट जोन में होता है, और जो हमारी अदरक और हल्दी जो होती है वो हमारी मीडियम हिल्स पे अच्छी होती है। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग एल्टीट्यूड प्रेफर्ड होते हैं। अगर आपने गलत लोकेशन पे गलत क्रॉप लगा दी तो वहाँ आपका कल्टीवेशन आपको या फिर प्रोडक्शन इतना अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उनको ये टेक्निकल नो हाउ, मतलब ये जानकारी होना जरूरी है कि किस जगह पे कौन सी वेराइटी ज्यादा अच्छा उत्पादन देती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ही कुछ पॉलिसीज बनती हैं, कुछ वेराइटी रिलीज होती है। जैसे मान लो प्लेन्स में कुछ पॉलिसीज बनी है और प्लेन्स में कोई वेराइटी रिलीज हुई है, लेकिन होता क्या है वो हमारे पहाड़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन लेवल जैसे हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू लगाते हैं, तो हम लोगों को ये जानकारी होती है। तो ये इन लोगों को, किसानों को एक मतलब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर किसी एक्सपर्ट से इनको जानकारी ले लेनी चाहिए कि कौन सी वेराइटी किस जगह पे कौन सी अच्छी होती है। अदरवाइज क्या होता है, कई लोग जैसे प्याज का ही बीज ले आए कहीं महाराष्ट्र से ले आए और वो यहाँ लगाते हैं, तो वो वहां पे रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो इसलिए किसानों को एक एक्सपर्ट से हमेशा एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, अदरवाइज वो फिर लॉस में चले जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम प्रोडक्शन की भी हम बात करते हैं, तो जैसे तो उनको अभी उत्तराखंड के ऊपर लोगों का यही है कि मुझे वो एक्सपर्ट कहाँ मिलेगा, मैं कैसे कनेक्ट हो जाऊं उस एक्सपर्ट से, मैं कैसे जानकारी लूं, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो नेटवर्क है, जो हमारे पूरी इंडिया में ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ तो 13 जिले हैं, और 13 के 13 जिलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें हमारे जो दो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एक आपकी जेबी पंत यूनिवर्सिटी हो गई, सेकंड हो गई उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और एक दो हमारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये लोग वहां से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे फार्मर्स के लिए सबसे इजी होता है वो कि सीधे वो कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क करें, क्योंकि ये कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग किसानों के लिए ही काम करते हैं। उसमें अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं। जैसे मेरा फूड प्रोसेसिंग है, एक प्लांट पैथोलॉजी का हो गया, सॉइल साइंटिस्ट हो गया, क्योंकि सॉइल ओरिएंटेड भी कुछ काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें किसानों को थोड़ा सा या फिर यूथ्स को थोड़ा सा इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारे पास पूरा जिला होता है, सबके पास हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमारे पास जो आता है हम उसकी हेल्प कर देते हैं। तो इसमें यही उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक बात बहुत मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये डॉक्टर चौहान जी ने कहा कि हम ऑर्गेनिक है, उत्तराखंड पूरा ऑर्गेनिक है। जी जी, आप ये बात मानती हैं कि ऑर्गेनिक उत्पाद से और जो वैज्ञानिक तरीके से हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उत्पादन में फर्क पड़ता है या क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क पड़ता है? क्योंकि कई सोचते हैं कि जब मुझे फसल उगानी है तो क्यों ना मैं 2 पेस्टिसाइड डाल दूं और उत्पादन बढ़ जाए मेरा। एक्चुअली ना कभी बीमार जैसे टमाटर हो गया, हमारा बैंगन हो गया, इसमें बहुत सारे सीवियर डिजीजेस आती हैं। तो हम इसकी एक रिकमेंडेड जो उसकी मात्रा होती है वो उसमें डालना कभी कभी जरूरी हो जाता है। जैसे पहाड़ों में जैसे कुरमुला कीट भी बहुत होता है, और काफी सारी जैसे आलू में झुलसा रोग भी होता है। तो अगर उसको नहीं डालेंगे तो फिर काफी सारा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हम किसानों को ये बोलते हैं कि अननेसेसरीली ओवरडोज ना करें उसको, लेकिन जितनी रिकमेंडेड है, जितना साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, अगर उनको प्रोडक्शन अच्छा लेना है और उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तो उसको एटलीस्ट डिजीज से वो बच जाए उनका, मतलब क्योंकि काफी सारा नुकसान तो यहाँ, क्योंकि रेनफेड एग्रीकल्चर है यहाँ पे 80%, तो काफी सारी बारिश नहीं होती तो उससे नुकसान हो जाता है, वे कुछ कीड़े लग जाते हैं। तो फिर इस हद तक अगर हम नुकसान को भी अपना हम काफी कम कर देते हैं, तो उससे भी हमारी ये भी एक इनकम ही हमारी सेव होती है। मुझे ऐसा लगता है, क्या चर्चा से आप दोनों से बात करके, डॉक्टर चौहान और आपसे भी, ऐसा लगा कि हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ सकते हैं उत्तराखंड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। और डॉक्टर चौहान ने जिस तरीके से बोला कि उत्तराखंड पूरा ऑर्गेनिक है, हम उस पर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम 100 किलो ना उगाकर ऑर्गेनिक 50 किलो या 30 किलो में उठाएंगे तो वैल्यू उतनी ही आ जाती है, बिकॉज अब आज बाजार ऑर्गेनिक का हो गया है। मैं कृति मैम आपसे दोबारा इस पे मेरे को सवाल दर्शकों के आ रहे हैं, अगले उसमें उठाने वाला हूँ अभी, लेकिन मैं कुलदीप बिष्ट जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो आप प्रोडक्ट करते हैं, जो बनाते हैं, मशरूम पे लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत सारे लोगों ने उत्पादन शुरू किया, लेकिन वो रुक गए। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम तक चलता है। आपको
तुरंत प्रोसेस करना पड़ता है, मार्केट भेजना पड़ता है। और उत्तराखंड का बाजार इतना तैयार है, क्या हमें बाजार बाहर तलाशना है या उत्तराखंड के अंदर ही खपत कर सकते हैं? इसके ऊपर आपकी क्या नीति है? अगर मैं मशरूम उगाता हूं तो मैं आपसे कनेक्ट हो सकता हूं ताकि मुझे बाजार में तलाशना पड़े, आप तलाश लें। जिस प्रकार डॉक्टर चौहान ने बोला कि सामूहिक तौर पर हम एक दूसरे को कर एक प्रोडक्ट का बड़ा रूप बना सकते हैं, इस पर मैं बाजार के ऊपर आपका प्रतिक्रिया चाहूंगा। सर देखिए, बाजार के ऊपर जहां तक बात है तो आप भी मेरे से जुड़िए, आपका भी मोस्ट वेलकम है, लेकिन आपके लिए बाजार मैं हूं सर। अगर आप डायरेक्टली बाजार में जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट एकदम से आपकी मार्केटिंग एकदम से नहीं हो पाएगी। और अभी हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, तो 3 साल में हमने काफी अपने अच्छे कॉन्टैक्ट ऑल ओवर इंडिया बना दिए हैं, जहां तक हम अपनी मशरूम या तो हम प्रोडक्ट के थ्रू वहां दे सकते हैं, या तो कुछ हम हाईली ट्रांसपोर्ट करके वहां तक फ्रेश फॉर्म में हम पहुंचा सकते हैं। तो आप जैसे लोग हमसे जुड़ते हैं तो उनके लिए मैं सबसे पहले यही बोलता हूं कि आप उत्पादन करो, ठीक है ना। उत्पादन के बाद हम आपसे फ्रेश परचेज कर लेंगे, या अगर आपके पास अच्छा कुछ मार्केट है तो आप सबसे पहले उसको प्रायोरिटी में करो। अगर आपको रेट वहां पे अच्छा नहीं मिलता है तो आप हमसे एग्रीमेंट करो, आप प्रॉपर तरीके से हमसे जुड़ो अपनी फर्म के साथ और प्रॉपर तरीके से आप काम करो। लेकिन मेरे को 2 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपका प्रोडक्शन अच्छे लेवल का होना चाहिए, वो कब होगा? जब आप मेरे से कंसल्टिंग करोगे, है ना। अगर आप गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लेते हैं तो वो लोग आपको थ्योरी पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे नहीं, है ना। तो अगर आप मेरे एंड से पूरा ABCD पूरा सीख के जाते हैं तो आप जरूर उसमें आगे बहुत अच्छा स्कोप आप कर पाएंगे। और इसके अलावा प्रैक्टिकल देख के मैं आगे बढ़ूं। हाँ, प्रैक्टिकल आप बिल्कुल कर रहे हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे किसी चीज का, जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं करोगे, तब तक आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, थ्योरी तो आप यूट्यूब से भी सीख जाओगे, बट प्रैक्टिकल मस्ट है। तो बिना प्रैक्टिकल के आप वो चीज नहीं कर सकते हो। 2 महीने की साइकिल रहती है, 2 महीने की साइकिल में भी काफी कुछ करना होता है। हमें हवा किस टाइम पे देनी है, हमें एग्जॉस्ट किस टाइम पे चलाने हैं, हमारा प्लांट किस तरीके का होना चाहिए। जो लोग बंद करते हैं प्लांट, यूट्यूब से सीख के अपना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं सर बैग खराब हो गए हैं, या बोलते हैं सर मार्केट नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि मार्केट सबके लिए मैं हूं ना, आप मेरे को दो, आप कितना प्रोडक्शन करते हो। आज भी मेरे पास 100 किलो के ऑर्डर पड़े हैं, लेकिन मशरूम उत्पादन ही नहीं कर पा रहा कोई। तो वही चीज जो आ रही है, उसी चीज को हम गैप को खत्म कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसको हमको खत्म करना है। जो सारी प्रॉब्लम आ रही है वो हम अपने एंड पर रखें, आप हमें प्रोडक्शन दो, खाली आप मार्केटिंग की टेंशन मत लो। आपको रॉ मटेरियल। डॉक्टर साहब, हम 3-4 महीने से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद कई प्रतिक्रिया आती है कि उत्तराखंड में ये नहीं है, उत्तराखंड में ये नहीं हो रहा, उत्तराखंड। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ, जितनी चर्चाएं आज तक मेरे गेस्टों के साथ हुई हैं, उत्तराखंड में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे अभी इन्होंने उदाहरण दिया, आप उत्पादन करो, बाजार है। आपने बोला कि जिस तरीके से आप 4 आदमी मिलकर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, एक आदमी 4 आदमी का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप कर सकते हो। जिस प्रकार डॉक्टर कृति ने बोला कि आप क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ, आप कर सकते हो, वैज्ञानिक तरीके से जाओ। तो जो अभी मीनाक्षी जी, आप जो एपन के ऊपर काम कर रही है, ये एक हमारी लुप्त होती हुई कला है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों पर उत्तराखंड जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है और हर जगह हर क्षेत्र में आयाम है, जाया जा सकता है। तो एपन को लेकर बहुत लोग जागरूक नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं समझते। कारण उसका बाजार है या ट्रेनिंग है? आप क्या मानते हैं? अगर बाजार की बात करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे उत्तराखंड से बहुत सारे लोग जो पलायन कर चुके हैं, सब बाहर रहते हैं। तो जब उन लोगों ने हमारे इस तरीके के हमारी जो एपन कला, उसको जो हमारे अलग अलग जो प्रोडक्ट है, जैसे हम नेम प्लेट की बात करें तो नेम प्लेट हमारे घरों के बाहर से जो लगाई जाती है, उसमें जब हम एपन का जो बाउंड्री पे डिजाइन है उस तरीके का, और भी अगर दूसरी चीजों की बात करें कि जैसे हमारी जो एपन कला थी जो सदियों से चलती आ रही, तो वो ज्यादातर उसे मंदिरों पे या फिर जहाँ पे हम अपनी घर की देलियों को सजाने के लिए, लेकिन वो चीज थी कि हम उसको पहले से देखते हुए आ रहे, लेकिन हम उसको जो लोग बाहर चले गए वो किस तरीके से जोड़ा है, और यहाँ पे हम रोजगार से भी जब हमने उस चीज को जोड़ा है, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को आगे मार्केट पे ले जाएं और लोग उस चीज को हमें कि लोगों को हमने कला के साथ जोड़ने के साथ साथ तरीके से हम रोजगार की बात कर रहे हैं कि लोगों को उससे काम भी मिले। तो
यहाँ पे हमारा जो ज्यादातर मार्केट रहता है वो बाहर का रहता है, क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ हमारा ऑल इंडिया में जो उत्तराखंड के जो लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग उस चीज को देख के काफी खुश होते हैं कि किस तरीके से हम अभी भी अपनी जो पारंपरिक लोक कला है उससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम नई नई चीजें हैं कि जैसे यहाँ पे हम की रिंग की बात करें या फिर हमारे जो एपन की जो ट्रेडिशनल डिजाइन है, कि जैसे पहले तो ऐसा था कि उन वो लोक कलाएं पहले से हम घरों में बना रहे थे, लेकिन आज की उसकी बात करें तो लोगों के पास नहीं है इतना टाइम कि वो इस चीज को उस तरीके से बनाए, या फिर जैसे पहले तो हम लोग एपन की बात करें तो मिट्टी से उसको जिस तरीके से गेरू विस्वार से इस तरीके से बनाया जाता था, लेकिन आज लोग उस चीज को नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी कहें कि लोग बाहर चले गए या फिर आज इस जगह पे भी नहीं करना चाह रहे, तो हम मार्केटिंग के बाद जो हमने इस तरीके की जो चीजें बनाई है तो लोग उसके जुड़ रहे हैं उस चीज से, कि जैसे हमने नेम प्लेट को बाहर कहीं हमने मुंबई भेजा तो लोग उस चीज को देखते हैं कि हाँ हम इसके साथ साथ अपनी लोक कला से भी जुड़ते हैं। तो उससे ये होता है कि प्रोडक्ट की उसकी बात करें कि जिस तरीके से हमने उसमें अपनी लोक कला के साथ अपने जो ट्रेडिशनल डिजाइन वगैरह उसमें दिए हुए हैं, तो उससे वो लोग उस चीज को देखते हैं और किस तरीके से हम लोगों ने उसमें इसकी मतलब हैंडमेड चीज है कि किस तरीके से हम लोग उसमें मेहनत करके उस चीज को बना रहे हैं, तो उसी के थ्रू हमें उस चीज के ऑर्डर्स आते हैं। तो उसी तरीके से हम फिर ट्रेनिंग की बात करें तो लोग ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा यूथ आज काफी उत्तराखंड लौट के आगे, तो उनके पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे टैलेंट है, जैसे कोई होटल लाइन में है तो उस तरीके से बात करें या क्राफ्ट आर्ट को लेकर के, और वैसे यहाँ की महिलाएं भी जो घरों में रहती है या फिर स्कूलों में टीचिंग करती है, काफी अलग अलग फील्ड से महिलाएं हैं जिन्हें आर्ट का शौक होता है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से उन्हें अपने उत्तराखंड की लोक कला के बारे में अगर उस तरीके से जोड़ पाए और उन्हें उस तरीके की ट्रेनिंग दे कि किस तरीके से हम अपने फोक आर्ट के साथ इस तरीके से कर सकते हैं, तो हम काफी लोगों को उस चीज से जोड़ भी लेंगे और उससे रोजगार का भी रहेगा। और बात करें मार्केटिंग की तो उसके लिए हमारे मतलब लोग उससे खुद ही से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग उस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम अभी भी अपनी लोक कला से जुड़ पाएंगे, तो लोग खुद ही उससे लेना चाहते हैं उस चीज को। जैसे कि राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट है, जिनका लोक कला में जिस तरीके का ट्रेडिशन आर्ट होता है वो बाजार और मार्केट और घरों घरों में रखते हैं। मैं डॉक्टर चौहान ने भी बहुत अच्छी बात कही और आज जो चर्चा हुई और उन्होंने सहमत हुई। डॉक्टर चौहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज हमारे पास 3 युवा है जो एक माइलस्टोन तय करके बैठे हुए हैं। कुलदीप बेसी है, प्रमोद जुयाल जी है, मीनाक्षी ख्याति जी है, इन्होंने तय किया है। तो आज की चर्चा को आप किस तरीके से देखते हैं? और ये सामने आज आपके सामने 3 बैठे हैं जो एक आयाम तय कर दिए हैं, और आपने जिस तरीके से बात कही है वो बिल्कुल सटीक बातें कही। तो आप आज की चर्चा को किस तरीके से देखते हैं और क्या रिमार्क्स हैं आपको आगे को आत्मनिर्भरता बनने के लिए? हाँ डिमरी जी, जैसे कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे सामने जो यंग जो हमारा यूथ बैठा हुआ है, और उनकी सोच को तो मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड का आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है। और सबसे बड़ा फ्यूचर ये है कि वो कुछ करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कुछ करने की। जैसे कि और यहाँ पर डॉक्टर कीर्ति कुमारी ने कहा है कि हम जो जितने भी हमारे उत्पाद हैं, जो कृषि उत्पाद है हमारे, और उसको हम अगर वैल्यू एडिशन करें, उसको आगे हम उसको कोई भी फॉर्म में, फूड प्रोसेसिंग के फॉर्म में हम उसको लाएं और उसके बाद में उस उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाएं, तो उससे हमारे यूथ को फायदा होगा। और हमारे इसमें एक जो हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, उससे भी ये कहीं ना कहीं जो है सत्य होगा। अच्छा, उसके अलावा जैसे कुलदीप जी हैं जो हमसे जुड़े हैं मशरूम की, जैसे उन्होंने बात की कि भाई इसको बहुत है, डिमांड है, लेकिन हम उसको डिमांड को मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज और जरूर हम यहाँ पर ये एक बात आती है सामने कि हमें जो यूथ को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये जरूर रहेगा। अगर आप वैज्ञानिक तौर तरीके की बात करते हैं तो वैज्ञानिक तौर तरीके से ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए। तो हमें मैं जरूर यहाँ पर एक जैसे जो ये बात कहूंगा कि जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, और जैसे कि जो है डॉक्टर कीर्ति ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे, और 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 कृषि विज्ञान केंद्र है। उसके अलावा हमारे पास वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफिसर भी होते हैं ब्लॉक में, जो इनके बारे में बताते हैं कि कौन सा बीज है, कौन सा सीड आजकल लगाना चाहिए, कौन सा सीड आपको यहाँ से मिलेगा, कैसे उसका रख रखाव होना चाहिए,
किस समय पर पानी देना है, कब उसकी सोइंग होनी है, कैसे मिट्टी की होनी चाहिए, मिट्टी की जांच होनी चाहिए, मिट्टी उसके लिए ठीक है कि नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में अगर हम तौर तरीके अपनाएंगे और तौर तरीका ये यूथ को, क्योंकि क्या है ना, ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई भी आदमी सीख के बचपन से सीख कर नहीं आता, उसको आगे जब एक्सपोज़र देते हैं आप, उसको ट्रेनिंग देते हैं, तभी जाके वो आगे जाके अगर ट्रेनिंग को उसको अपनाता है, उसको अमल में लाता है, तो अब तब उसको उससे जो है अपना फ़ायदा लेता है। इसके अलावा जैसे अब एक और ये जो समस्या ज़रूर आती है, अब जब आप लार्ज स्केल में करते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आपको लोन की जो वो होती है, जो सपोर्ट होना चाहिए आपको। कई बार क्या फाइनेंस से वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो उनको लोकल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए उनको। इसके अलावा जैसे बैंक है, नाबार्ड के बैंक है, वो भी अपनी ओर से सपोर्ट देते रहते हैं। लेकिन क्या है कि उनसे जुड़ने की है, बैंक के थ्रू जानने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब उनको अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि भई ये लोन आपको कहाँ से मिलेगा, इसमें कितने % आपको सब्सिडी है, ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा जैसे अब जो ये इसमें जो मीनाक्षी ने कहा है कि भई आप जो आर्ट और हमारा क्राफ्ट है, आप ये मान के चलें कि अगर आप वहाँ बद्रीनाथ से नीचे को आ रहे हैं और आपको जगह-जगह पर जहाँ पर आप रुकते हैं, आप रुद्रप्रयाग में रुकते हैं, देवप्रयाग में रुकते हैं या वहाँ श्रीनगर में रुकते हैं। अगर वहाँ पर आपकी जो उत्तराखंड की जो भी जो कलाएँ हैं या जो भी आपके क्राफ्ट है, वहाँ पर बेचने को आप बैठेंगे और ये लोग-बाग वहाँ पर दुकान अगर आपका होगा, तो मेरा ये मानना है कि जो भी टूरिस्ट आता है, वो बोलता है यार चलो एक चीज़ यहाँ की तो ले जाएँ। वो यहाँ के उनको कोई डिफरेंट लगता है, वो इस नाम से भी ले जाते हैं। कुछ उनको अच्छा भी लगता है, जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है, उससे भी आप उससे जो फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यही है कि जो हमारा यंग यूथ है, उसको सामने आना पड़ेगा, उनको इकट्ठा होकर ये काम करना पड़ेगा और फिर इकट्ठा होकर जो उत्पाद वो बनाएँगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएँगे, जो भी जो कलाएँ बनाएँगे, जो भी कृति बनाएँगे, उसको लाकर वो मार्केट में लाएँगे और एक अच्छा-सा शोरूम, क्योंकि मैंने देखा कि आपका प्रेजेंटेशन होना बहुत बढ़िया है, जो होना चाहिए, क्योंकि उससे मार्केटिंग से जुड़ा रहता है। जहाँ तक जैसे ऑर्गेनिक की जो बात है, तो कहीं न कहीं आपको हर समय ये बोलना पड़ेगा कि जो हमारा उत्पाद है, कोई भी उत्पाद है, चाहे वो दूध का उत्पाद है, चाहे वो मशरूम का उत्पाद है या कोई भी और उत्पाद है, ये हमारा सारा का सारा ऑर्गेनिक है। और जब ऑर्गेनिक की आप बात धीरे-धीरे करके ऑर्गेनिक की चर्चा करते हैं, ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली जो दूसरा आपका जो वहाँ पर उसको टेक अप करने वाला है, वो बोलेगा यार ऑर्गेनिक ये हमारा आइटम है। मशरूम की जैसे इन्होंने बात की कुलदीप जी ने, अगर कुलदीप जी सीधे 5 स्टार होटल है, जो 3 स्टार एंड अबव होटल है, उनसे जुड़ जाएँ। सीधे जुड़ जाएँ, उनसे बोलो भाई ठीक है, आपके मशरूम हम क्वालिटी मशरूम आपको देंगे। आप ये बताइए कि आपका हर हफ्ते कितना खपत है, उतना हफ्ते का माल आपको दे देंगे। इसी ढंग से और टूरिस्ट के जो लॉजेस हैं, वहाँ से जुड़ जाएँ। इसके अलावा जैसे दूध का ही है, दूध के उत्पाद का भई पनीर आपको चाहिए, ये बताइए कितना पनीर आपको चाहिए? उतना किलो पनीर आपके पास आ जाएगा। तो ये और इसके अलावा देखिए आप ये देखिए कि जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, मैं वहाँ इससे पहले केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में निदेशक था, तो हमने एक स्कीम अभी भी चल रही है उत्तराखंड में, मैंने कहा कि उनको ग्रुप बना के उनको मिनरल मिक्सचर सपोर्ट देते हैं, हम वैक्सीनेशन फ्री कराते हैं सारा चीज़। और अगर देखो अगर किसी आदमी को एक आदमी को 30 बकरियाँ चाहिए, तो एक आदमी के पास 30 बकरियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन मैंने कहा कि ये आपस में जुड़ जाएँगे, बोलेंगे भाई ठीक है 2 मेरे पास है, 4 इसके पास है, 10 इसके पास है। फ़ोन से आपको हो गया कि डिमांड हमारे पास 30 बकरियों की है, कितने लोग हैं? आस-पास के जितने गाँव हैं, बोले मैं तुम अपनी ओर से कितना बेचना चाहते हो? 3 बकरी, 4 बकरी, 10 बकरी और उठाकर उसको 30 जब इकट्ठा हो गया, उसको फ़ोन कर दिया, भई ठीक है आप आओ, अपना मिनी ट्रक जो भी है, वो लाओ और 30 बकरियाँ हमसे उठाकर ये रेट पर हम देंगे। उससे एक और एडवांटेज क्या होता है कि जब आपका ग्रुप बनेगा तो एक रेट आपका फिक्स होता है। आपको कोई आदमी वहाँ पर जाके आपको जो ये नहीं करेगा कि सस्ते में ले गया या मैनिपुलेट नहीं करेगा या अपने हिसाब से आपको डील नहीं करेगा। आप अपने हिसाब से चलेंगे फिर। जब आप अपने हिसाब से एक बार आप चलने लग गए कि भाई हमारे हिसाब से मार्केटिंग होगी, हमारे हिसाब से उसका जो है रेट्स होंगे, फिक्स होंगे, तो धीरे-धीरे करके आप देखेंगे एक सिस्टम बनता है इससे। और जब ये जो सिस्टम बनता है तो उससे मार्केटिंग हो रहा है,
प्रॉपर ढंग से सारा जो सिस्टम है, तो नेचुरली फिर उससे क्या एनकरेजमेंट मिलता है आपको, और बड़ा बिजनेस बनने की एनकरेजमेंट मिलता है। और जैसे जैसे करके आप हर चीज में एनकरेजमेंट पाकर एक बिजनेस डेवलप करोगे तो हम आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे। क्योंकि जब आप ये हो गया कि हम सक्षम हैं हर चीज करने के लिए, हम हमारे पास इतना है कि हमारी जो उत्तराखंड की इकोनॉमी है उसमें से 80% हम अपने आप ही कवर कर रहे हैं। अपने आप ही अपने उत्तराखंड में हमारा ही जो हमारा उत्पाद है उत्तराखंड में जो अब उससे तो डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन से ये जनता बढ़ी है, तो ऑब्वियसली खपत बढ़ेगी। ये आपने सही बोला। बनेंगे जरूर जरूर, बिल्कुल। मैं कृति मैम आपसे जाते जाते आज की चर्चा पर रिमार्क, लेकिन एक दिक्कत अब आ जाती है फसल को लेकर, किसानों को लेकर, कि ठीक है पेस्टिसाइड हम डाल के कीटनाशक का इस्तेमाल करके कीटों से तो छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जानवर भी हैं, जंगली जानवर है, बंदर हमने परेशान किया हुआ है, जंगली सुअर है। तो मैं आज की चर्चा के रिमार्क के साथ साथ किस तरीके से, मतलब कोई खेती किस तरीके से तय की जाए ताकि इन चीजों से भी लड़ा जा सके और किसान आगे बढ़ सके। आपदा भी एक प्रॉब्लम है, बारिश का ज्यादा हो जाना और ये हो जाना, तो थोड़ी समस्या है, इस पर कैसे लड़ा जाए? देखिए, इस पे तो जैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये गवर्नमेंट के थोड़े अपने ही उनके हैं, लेकिन उसको हम किसी हद तक काफ़ी तरीके से कम कर सकते हैं। जैसे जंगली सूअर से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेकर आए हैं, सामूहिक घेरवाड़। मतलब जो अगर ग्रुप में अगर जो कोई गाँव है जिनको जंगली सूअर नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो फिर वो एक सामूहिक घेरवाड़ का प्रस्ताव लाकर वो ग्राम प्रधान को देते हैं, तो उसमें 100% तक अनुदान है। मतलब वो सारा वो गवर्नमेंट उसमें फाइनेंस करती है। उसके अलावा वो एक फेंसिंग भी लगाती है कि मतलब उससे हम जंगली सूअर की समस्या से काफ़ी हद तक हम उससे निजात पा सकते हैं। और फिर बंदरों की बात रही, क्योंकि बंदरों को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ इस तरह की खेती को अपना सकते हैं, जैसे हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जैसे आपका रोज़मेरी हो गया, लेवेंडर हो गया, और ये आपका एलोवेरा हो गया। तो हम कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज को कर सकते हैं, इस तरह का कल्टीवेशन कर सकते हैं मेडिसिनल हर्बल, क्योंकि इनके भी काफ़ी अच्छे रेट्स हमको मिलते हैं और काफ़ी अच्छा जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है। काफ़ी जगह हम लोगों ने, जैसे हमारा ये टिहरी में कीर्तिनगर ब्लॉक वाला जो पूरा एरिया है, इसमें हमने 2-3 गाँव लेवेंडर हो गया, आपका लेमन ग्रास हो गया, रोजमेरी, ऑरिगेनो, तो ये काफ़ी सारा कल्टीवेशन कर रहे हैं और इनके रिटर्न्स भी काफ़ी हाई हैं। मतलब जो आप ट्रेडिशनल क्रॉप्स है इनके कंपैरिजन में इनके रिटर्न्स काफ़ी हाई हैं। तो और जैसे सर ने काफ़ी अच्छा कंक्लूड किया, चौहान सर ने, कि हम लोगों को एक इंटीग्रेटेड, मतलब एक जैसे अब क्लस्टर अप्रोच, एक नया टर्म आया है क्लस्टर। पहले एसएचजी चला करता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 महिलाएं होती थी। अब गवर्नमेंट ने कर दिया क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्लस्टर लेवल फेडरेशन में आपके 20-22 सेल्फ हेल्प ग्रुप आ जाते हैं। तो उसके अंदर करीब आपकी एक गांव में मतलब करीब 500-600 महिलाएं आपकी हो जाती हैं। तो वही जो बात सर ने कही थी कि मान लो किसी एक के घर में अगर 40 किलो हुआ है, तो वो 40 किलो लेने कोई भी कंपनी नहीं आएगी, लेकिन हमने अच्छी 40 किलो अगर हर एक परिवार करेगा, तो फिर वो हमारा टन्स में भी अगर हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, तो हमारा उससे मार्केटिंग लिंकेज बन जाता है। तो हमें आज के से यही कंक्लूड करना है कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। मतलब ये क्लस्टर अप्रोच हमको फॉलो करनी पड़ेगी। और इसको हमें जो ट्रेडिशनल खेती है, या फिर हमारी जो पोल्ट्री भी हो गई, या फिर एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारा हमको वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा। और इसमें टेक्निकल नो हाउ, किसी भी काम को करने से पहले एक तकनीकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने शुरुआत में ना कोई चीज गलत कर दी तो हमें एंड रिजल्ट्स भी इसमें गलत मिलने के काफी सारे चांसेस होते हैं। तो शुरुआत में हम काफी सारी जानकारी लेंगे, जैसे वीडियोस जो होते हैं, क्या सब्सिडीज है, क्या स्कीम है, पता चले आपने सारा लगा दिया और पता चले इस पे सब्सिडी थी, तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो बेनिफिट मिलना था गवर्नमेंट से वो आपको नहीं मिल पाया। और इसके अलावा जैसे आप अकेले करते हो तो आपकी ज्यादा से ज्यादा आपको 35% तक सब्सिडीज मिलती हैं, अगर हम हिल जोन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप में करते हो, क्लस्टर में करते हो, तो जैसे जो महिलाओं को 80% तक आपको ये जो कृषि यंत्रों पे या फिर मशीनों पे या फूड प्रोसेसिंग मशीनरीज पे अनुदान मिल जाता है। तो काफी गवर्नमेंट भी इसमें काफी सपोर्ट कर रही है। हमें थोड़ा इसमें बस थोड़ी जानकारी की जरूरत है और थोड़ी हमें अपनी विल भी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। तो इसमें काफी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। और हम मतलब ये जो आत्मनिर्भर का सपना है, ये जैसे उत्तराखंड बढ़ रहा है तो भी आगे ये बढ़ता ही रहेगा। आज की चर्चा से ये लगता है कि हमें जानकारी और उत्तराखंड सरकार की पॉलिसीज बहुत सारी है, तो हमें
उसकी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। बैठ के ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हो सकता। आज प्रत्यक्ष है हमारे पास, नवयुवा जो है वो कर रहे हैं। आज चर्चा में डॉक्टर चौहान ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें ब्रांडिंग करनी होगी, जो देश के प्रधानमंत्री बोले, लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा। ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग करोगे तो हम अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हैं। हम फुल्ली हर्बल हैं। इसी प्रकार डॉक्टर साहब ने ये बात भी कही कि समूह बनाकर हम काम करेंगे तो उत्पाद बढ़ेगा, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगा। जिस प्रकार डॉक्टर कीर्ति ने कहा कि हमें साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा, हमें हर्बल रह के करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक रह के काम करना पड़ेगा। और हमारे साथ कुलदीप बिष्ट जी और प्रमोद जुआल जी ने बहुत अच्छा परामर्श रखा कि बाजार जब है, ट्रेनिंग हम देने को तैयार हैं, तो हम इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है कि हम मशरूम पर काम करें। यह आज की चर्चा बहुत अच्छी रही है। और जिस प्रकार मीनाक्षी जी ने कहा कि महिलाओं के लिए, और डॉक्टर कीर्ति ने भी कहा कि 80% तक महिलाओं के लिए अनुदान की इसमें संभावना है। और फिर मीनाक्षी जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये जिस ट्रेनिंग दे रही हैं, जिस ऐपन को आगे बढ़ा रही हैं, हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक कला को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी चर्चा है। आज बात उत्तराखंड की में उत्तराखंड और आत्मनिर्भरता के जो ऊपर हमारी चर्चा हुई है, और जो हमारे अतिथि आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, डॉक्टर कीर्ति कुमारी जी, कुलदीप बिष्ट जी, प्रमोद जुयाल जी और मीनाक्षी खाती जी, आपका तहे दिल से आज की चर्चा में जुड़ने, और बड़ी लाभप्रद चर्चा रही। समय का अभाव है, लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कार्यक्रम देखा है। और अगर हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं या हमारे अतिथियों से किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल हिलमेल टीवी, हिलमेल पे हिलमेल.com, हिलमेल.in पर जाकर देख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप सभी आए हुए यहाँ अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बात उत्तराखंड की के अगले कार्यक्रम में हम फिर जुड़ेंगे 7 से 8 और चर्चा करेंगे उत्तराखंड के विकास की, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिस्थितियों की, युवाओं की, कि उत्तराखंड को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। युवाओं के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि युवाओं के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ का युवा जोशीला है, मेहनती है, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी 7 से 8 बात उत्तराखंड की में नए कार्यक्रम, नए विषय को लेकर, नए अतिथियों के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।